दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें मैं जो है इससे रिलेटेड जितनी भी थियरीज होंगी जो इम्पोर्टेंट है CBT 2 के लिए, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको मैं कराऊंगा, जो फार्मूलेज हैं उसको बताऊंगा, उसकी यूनिट क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसको कहाँ यूज करना है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है वो अपने टेलीग्राम में @the_student टाइप करके इस लोगो वाले चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है द स्टूडेंट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्क से, अर्थात कार्य से। तो डेफिनेशन तो देखिए कभी पूछेगा नहीं, लेकिन जान लीजिए कि वर्क होता क्या है। जब कोई भी वस्तु होती है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, कोई फोर्स लगा के हम इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, या डी डिस्प्लेसमेंट को डी से लिख दीजिए, कई जगह यहाँ पे जो है इसको एस से भी डिनोट किया जाता है। तो अगर वस्तु पहले यहाँ पे थी और बाद में जो है इसको डिस्प्लेस करके जो है यस डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे कर दिया गया, तो इस दौरान फोर्स और डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके गुणनफल को ही हम कहते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? ये होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या होता है? अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब अभी जो पता होगा कि इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, अर्थात परिमाण तो होगा, लेकिन क्या होगा इसमें? डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसमें होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, कई बार पूछ लेता है। अब देखिए वर्क डन का हम यहाँ पे कार्य, अर्थात कार्य की हमको यूनिट पता करनी है। तो कार्य को तो सभी लोग जानते हैं, SI यूनिट क्या होती है इसकी? SI यूनिट इसका होता है जूल। जूल में लिखते हैं कार्य को। ठीक, अगर आप फोर्स की यूनिट लिखना चाहते हैं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर सेकेंड पे पावर -2 गुणे डिस्टेंस को हम किस में लिखते हैं? मीटर में। तो मीटर लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा टोटल यूनिट? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड पे पावर -2। ये हो गया इसकी यूनिट। अब देखिए इसी से हम जो है इस कार्य का डायमेंशन निकालते हैं। अब बारी आती है डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस कई बार एग्जाम में पूछता है और वो कई लोग गलत भी कर देते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, वर्क डन का जो डायमेंशन होता है, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, सभी का डायमेंशन इन दोनों का सेम ही होता है। कोई भी एनर्जी हो, कोई भी वर्क डन हो, उसका डायमेंशन जो है सेम होता है। अगर आप रटना चाहें तो रट सकते हैं, नहीं तो आप जो है डायमेंशन निकाल भी सकते हैं, अगर आपको यूनिट निकालने आता है तो। देखिए मैंने यहाँ पे एक यूनिट निकाल के रखा है वर्क डन का, W का। अब मैं इसका डायमेंशन निकालता हूँ। देखिए किलोग्राम जो है किस में मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं किलोग्राम में? मास को। और मास का डायमेंशन जो है हम कैपिटल M में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल M में लिख दिया। अब मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। मीटर को जो है हम किस में, ये लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? डायमेंशन उसका लिखते हैं L से। तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है लास्ट में? सेकंड है। सेकंड क्या है? टाइम। और टाइम का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं? T। तो T हो जाएगा T के पावर -2। ये हो गया इसका डायमेंशन। कई बार एग्जाम में पूछता है डायमेंशन और लड़के नहीं कर पाते हैं। देखिए वर्क डन का डायमेंशन यही होगा, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन यही होगा, वो भी तो एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन मैं अभी निकाल के उसको दिखा भी दूंगा आपको। फिर उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी का अगर डायमेंशन पूछता है उसका भी यही होगा। अगर E = mc² फार्मूला जो होता है उसका भी डायमेंशन, ए भी एनर्जी है, तो इसका भी अगर डायमेंशन निकालेंगे तो यही होगा। तो देखिए जितने भी डायमेंशन जो होते हैं वर्क डन और एनर्जी के, वो ml² T⁻² होता है। ठीक है, इसको चाहे आप याद रख लीजिए या फिर चाहे तो हर फार्मूलेस को अप्लाई करके वहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं। अब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? तो वर्क डन का फार्मूला होता है W = F.S। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? F/S cos थीटा। कई जगह S की जगह पे D भी लिख दिया जाता है, तो F × D cos थीटा, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये D चाहे S दोनों क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आप इसका बस ध्यान रखिएगा, ये है आपके डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा जो है फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई कूली है, ठीक है, कूली अपने सर पे बोझ ले लेता है, फिर उसके बाद से कुछ दूर तक चलते हुए जाता है। अब कुछ दूर तक चलते हुए जाता है और कहा जाता है कि उसके द्वारा किया हुआ कार्य कितना होगा।
ये आपको निकालना होता है वर्क डन। तो इस केस में क्या है, कूली जो है जो भार को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो थीटा बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अब देखिए थीटा जब 90 डिग्री बन गया और इस हम फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो टोटल वर्क डन उसके द्वारा किया हुआ कार्य कितना हो जाता है, 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा, जिस केस में जिस भी एप्लीकेशन में उसका जो है वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए कभी जो है कि आप क्या करते हैं, कोई एकदम सॉलिड बॉडी है, ठीक है, आप सीधे उसको धक्का देते हैं, मतलब जो है फोर्स डायरेक्ट इस पर लगाते हैं और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आप जो है बहुत ही मास बॉडी है, मतलब कोई कार है, आप अकेले धक्का लगा रहे हैं वो हिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस केस में भी आपके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा, क्योंकि इस d जो है यहाँ पे 0 हो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। थीटा उन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें तो पता चल गई कि वर्क डन जो है 0 हो सकता है, ठीक है, वर्क डन क्या है, 0 हो सकता है, और वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई मास है, कोई बॉडी, उसको मैंने जो है डिस्प्लेस किया d डिस्टेंस तक, अब d डिस्टेंस तक मैंने डिस्प्लेस कर दिया और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, w निकालेंगे, पॉजिटिव वर्क डन आएगा, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें पता चली गई, वर्क डन 0 भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ और है, वर्क डन निगेटिव भी होता है। क्यों, क्योंकि देखिए हमेशा जो कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के +1 तक जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है, -1 से लेकर के +1 तक एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 में चली गई, माइनस में चली गई, तो क्या होगा, वर्क डन आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। थीटा की वैल्यू ऐसी हो गई कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वहाँ पे अगर निगेटिव हो गया तो वर्क डन आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक रिजल्ट पता चलता है। रिजल्ट क्या है कि वर्क डन आपका जो है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0, ये तीनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि निगेटिव वर्क डन कैसे होगा, इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। तो निगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई बॉडी जो है अगर जो है ज़मीन पे जो है मूव करा रहे हैं, आप इसको जो है खिसका रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक फ्रिक्शन बल कार्य करता है। जो फ्रिक्शन बल क्या होता है, आपके बल के अपोजिट कार्य करता है फ्रिक्शन हमेशा। तो फ्रिक्शन बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और बल जो है काम कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो फ्रिक्शन के केस में वर्क डन क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। अब वर्क डन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल जो है मैं बहुत आसान करा रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई वस्तु है यहाँ पे, इस पर हम जो है फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा लिया, मान लीजिए फोर्स का मान हमने रख दिया 20, ठीक है, 20 न्यूटन जो है फोर्स का बल लग रहा है, और कह रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर का, ठीक है, 10 मीटर का एकदम क्षैतिज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। तो इसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी हो गया। फोर्स कितना है, कॉस थीटा भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान जो है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं F इंटू डी, तो हो जाएगा क्या, 20 इंटू 10 हो जाएगा वर्क डन आपका 200 जूल, ठीक है, 200 जूल आपका वर्क डन आ गया। अब देखिए यही क्या होगा कि अगर थीटा डिग्री पे हम इसका जो है डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, सेम क्वेश्चन में अगर आगे आपको कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है, हम क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं और जो है ये थीटा डिग्री पे इधर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में जो एंगल है थीटा मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है। अब 30 डिग्री थीटा है, फोर्स हम मान लीजिए लगा रहे हैं 30 न्यूटन का, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी कॉस थीटा। तो फोर्स कितना दिया हुआ है 30, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए जो है 20 मीटर का हो रहा है, ठीक है, तो 20 हो जाएगा। फिर ठीक कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे 30 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा √3, तो 300 √3 जूल आ गया। तो आप देखिए
ऐसे क्वेश्चन जो है वर्क डन से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। बस अगर आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कैसे कॉस थीटा की वैल्यू किस पर क्या होती है ये आपको ध्यान देना होगा। और यूनिट का भी आपको ध्यान देना होगा, कई जगह यूनिट के भी चेंज करके पूछ देता है, डायमेंशन पूछ देता है कई बार। अगर एक चीज़ और मैं बताना भूल गया यहाँ पे कि जो है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो एक चीज़ ये है, 1 जूल जो बराबर होता है वो होता है 10⁻7 अर्ग। ये भी डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में पूछ लेता है, सीधे एक जो है वन लाइनर क्वेश्चन होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब ये था वर्क। अब देखते हैं, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एनर्जी क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। परिभाषा तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है परिभाषा? कार्य करने की जो क्षमता होती है आपकी, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, अर्थात ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के बहुत से टाइप हैं, ठीक है। मास ऊर्जा हो गया, द्रव्यमान ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया। तो ऐसे बहुत से एनर्जी होती हैं। एनर्जी में हम जो है मोस्टली एक ही चीज़ पढ़ना है, वो है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप होते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं 2 टॉपिक के बारे में हम जो है डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। बाकी सब तो आप जानते ही हैं। अगर मैं कहूँ कि जो है कि लाउड स्पीकर जो है किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है, तो आप सीधे से कह सकते हैं लाउड स्पीकर क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है। जो है कि सोलर सेल कैसे किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है, ये सब जो है बेसिक हैं। आप जो है RRB CBT 1 का पेपर दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक को मैं बार बार रिपीट करके पढ़ाऊँगा और आपका टाइम बर्बाद होगा इससे। तो सीधे हम मैकेनिकल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी देखिए क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ये होती है 2 प्रकार की। एक है काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा। गतिज मतलब गति के कारण उसमें स्टोर जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी जिसको हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिति अगर उसकी पोजीशन के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं, वो है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। देखिए कोई भी वस्तु है, उसके मोशन के कारण उसमें जो स्टोर एनर्जी होती है, जो उसकी ऊर्जा होती है, उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। यह वस्तु के जो होता है क्या होता है, उसके मास पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करेगा? वस्तु कितना भारी है, मास उसका क्या है, और उसके द्वारा जो गति की जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या है। इन 2 चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा ही है, 12mv²। अब देखिए 12mv² ऊर्जा है और ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर भी पूछता है। स्केलर मतलब अदिश, आप हिंदी वाले लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्केलर मीन्स होता है अदिश, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक जो होता है जूल में हम इसको लिखते हैं। अब देखिए डायमेंशन मैं चाहूँ तो फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। डायमेंशन अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है mL⁻² और T⁻², ये होता है डायमेंशन। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन है स्क्वायर यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर, यहाँ पे हो जाएगा -2। अब इसको जो है डायमेंशन में बदल देते हैं। किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है m, मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा L², और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा T⁻²। देखिए दोनों का डायमेंशन सेम आ गया। पहले भी मैंने वर्क डन का जो डायमेंशन निकाला था वो भी हो गया mL² T⁻², और इसका भी डायमेंशन हो गया mL² T⁻²। तो फार्मूला आपको पता हो गया। अब जो है कि यूनिट पता हो गई। अब जो है हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई बॉडी है, उसका मास दिया हुआ है m। अगर हम क्या करते हैं, पहले ये v वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया, अर्थात 2 टाइम्स कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके गतिज ऊर्जा में क्या चेंजेज आया ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या था इसका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था पहले 1 लिख दे रहा हूँ 12mv²। लेकिन बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जब इसकी वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 12m, की जगह पे हम 2v लिख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला क्या आ जाएगा, वह हाफ जो हो जाएगा m4v²। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 mv², ये मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया।
देखिए पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, अब नई जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन होके आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप ज्ञात कर सकते हैं जब हम वेलोसिटी को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अर्थात 2 गुना किया तो मैंने 2 के स्क्वायर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया 3 गुना कर दिया, वेलोसिटी को मैंने 3 गुना कर दिया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 3 स्क्वायर गुना हो जाएगी, अर्थात 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैंने वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स, तो जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर के टर्म्स में हो जाएगी, अर्थात 16 गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ऐसे रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है कि जो है किसको दुगुना करना है, किसको जो है आधा करना है, इससे भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बॉडी है, उसका मास दिया हुआ है 25 kg, ठीक है, 25 kg उसका मास दिया हुआ है। वेलोसिटी दिया हुआ है, कह रहा है कि वो 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से जो है ये मूव कर रहा है। अब कह रहा है कि इस बॉडी में जो है स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, इसकी गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, हाफ m कितना दिया हुआ है 25, v कितना दिया हुआ है 20, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25/2 गुणे 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400, 2 से काट दिया आपने 200 हो गया, 25 दूना 50 हो जाएगा और 5000 जूल आपकी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो सिंपल अगर जो है फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सीधे आप जो है पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर रिलेशन जैसे कह दिया 2 गुना 3 गुना ऐसा करके आ रहा है तो वो भी आप जो है इस फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूले में निकाल के आप जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है वो होता है संवेग। संवेग जिसे आप कहते हैं हिंदी में कहते हैं आप मोमेंटम। तो उसको देख लीजिए मोमेंटम क्या होता है, हिंदी में कहते हैं उसको संवेग और इंग्लिश में इसको कहते हैं मोमेंटम, ठीक। संवेग होता क्या है, संवेग क्या होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मतलब इन दोनों का गुणनफल ही संवेग होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं p से, p इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी, ये हो गया संवेग। इसका यूनिट अगर आप लिखना चाहते हैं तो मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम, वेलोसिटी को मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका डायमेंशन भी आप निकालना चाहते हैं तो केजी का डायमेंशन क्या होता है m, और मीटर का किस में रिप्रेजेंट करते हैं L से, और सेकेंड इन्वर्स को हम क्या करेंगे टाइम का इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। डायमेंशन बहुत ध्यान से आप देखिए, डायमेंशन कई बार पूछा जा सकता है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो सिर्फ आप यूनिट निकालिए और उसका डायमेंशन लिख दीजिए। अगर आप कहेंगे कि डायमेंशन से भी मैं कोई एक्स्ट्रा लेक्चर बना दूं तो मैं उससे भी रिलेटेड लेक्चर बना दूंगा, उसमें जितने भी डायमेंशंस होते हैं इंपॉर्टेंट उसको मैं वहाँ पे प्रूव करा सकता हूँ, उसको आपको रटवा सकता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही होगी तो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि जो है मोमेंटम अर्थात संवेग का जो फॉर्मूला होता है m इंटू वी, यहाँ पे मैंने लिख दिया p इक्वल टू होता है m इंटू वी। अब एक रिलेशन निकालना होता है काइनेटिक एनर्जी और संवेग अर्थात मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ आप चाहें तो याद रख सकते हैं या प्रूफ कर भी सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अब हमने क्या किया ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम वी स्क्वायर में हमने ऊपर मास से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गया। यहाँ पे आप जानते हैं कि p इज इक्वल टू होता है m v, ठीक। ये क्या है संवेग है अर्थात मोमेंटम है, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आपको पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ रिलेशंस मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी है उसका मास जो है फिक्स है, मास अगर मैंने फिक्स रख दिया तो क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा संवेग के स्क्वायर के, ये आप समझ जाइए, ठीक है। अगर मैंने क्या किया कि जो है कि संवेग को मैंने कांस्टेंट कर दिया, संवेग कांस्टेंट हो गया तो मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m के। मतलब अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, दो मास दिया हुआ है, जैसे क्या है कि एक हल्का बॉडी है m1 जो है काफ़ी जो है हल्का है
और दूसरा क्या है, एक M2 है, वो क्या है, भारी है। दो बॉडी है, दोनों मास अलग अलग दिए हुए हैं। कह रहा है कि अगर दोनों का संवेग सेम है, बराबर है, तो कौन सा जो मास है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। इससे एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। जो बॉडी जो है हल्का होगा वो नीचे होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मास अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जो हल्की बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जो भारी बॉडी होगी उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अगर उनका संवेग अर्थात मोमेंटम सेम है तो, कांस्टेंट है तो, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब एक और रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होता है P/P²/2m होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, कहा कि मैंने काइनेटिक एनर्जी दो बॉडी दिया हुआ है M1 और M2। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ M1 और M2, एक हल्का है और एक भारी। दोनों जो है बॉडी का जो है मैंने गतिज ऊर्जा सेम कर दिया, ठीक है। तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ P² क्या हो जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P² मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो देखिए अगर बॉडी का मास जिसका ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी और 2 को, इन दोनों तो कांस्टेंट होंगे दोनों के केस में, क्योंकि कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा सेम है। तो जो बॉडी हल्का होगा, ठीक है, उसका जो है मोमेंटम अर्थात संवेग कम होगा, और जो बॉडी जो है भारी होगा जिसका मास ज़्यादा होगा उसका जो है संवेग भी ज़्यादा होगा। तो अगर कहा जाए काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट किया जाए तो संवेग जिसका हल्का होगा वो कम होगा, जिसका भारी होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि हम जो है कि संवेग को अगर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, संवेग को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो इस फॉर्मूले में से आपको निकल के आएगा जो बॉडी हल्की होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो बॉडी जो है भारी होगी उसका जो है कम होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये रिलेशन आप ध्यान से इसको देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा इसको, अगर नहीं समझ में आता है तो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका क्या, वो है पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का एक और पार्ट है, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आप लोगों ने पढ़ाई है, इसको हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा फार्मूला भी आप लोग जानते हैं। फार्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, mgh। ये जो है उसकी वस्तु की स्थिति के कारण जो है उसमें स्टोर एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। m क्या है यहाँ पे, मास। g क्या है आप जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और h क्या है यहाँ पे, हाइट, ठीक, हाइट हो गया। तो इसका एप्लीकेशन और जो है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और भी फार्मूले जो हैं और इसके एप्लीकेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिन लोगों को चैनल जो है पसंद आ रहा है, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वो जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि वीडियो जो है लोग जिनको पसंद भी आ रहा है वो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो यही मानूंगा ना कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कमेंट तो आप लोग कई लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को जो है वीडियो पसंद भी आ रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।